Hello friends, our next lecture about the Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे पहले हमने आपको बताया था लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी में। लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी में हमने आपको बताया था कि जो बोर्स थ्योरी के हिसाब से बताया गया है उसको इन्होंने जो है ओवररूल्ड किया, मतलब उसको जो है इन्होंने कहा कि जैसे बोर्स थ्योरी में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और ट्रेजेक्टरी मोशन शो करता है, मतलब एक जो है त्रिज्या में घूमता रहता है। इन्होंने ऐसा कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम किसी भी सब्सटेंट का, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने लिमिटेशन में बताया था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक स्पेस है, एक रीजन है जहाँ पर कहीं भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ है उसी में रिवॉल्व कर रहा है। एक प्लेस है, एक स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। जैसे देखिए इनका जो स्टेटमेंट था, इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible to determine simultaneously it is not possible to determine both position and momentum मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी भी ले सकते हैं यहाँ पे, और वेलोसिटी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए, देखिए इन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कहा है, ऑफ ए। अब इसका सिग्निफिकेंस भी आपको दिखाएंगे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ये स्टेटमेंट है इनका जो हाइजेनबर्ग जी ने दिया था। और ये काफ़ी पूछा भी जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे होम एग्जामिनेशन हो चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करिए। तो इसमें बताया क्या गया है कि ये कभी भी संभव नहीं, कतई संभव नहीं है एक साथ आप दोनों चीज़ों को, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ सही आप निर्धारित कर सकें, ये कतई संभव नहीं। अगर एक को मेज़र करेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा, सपोज करिए कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है। तो मास और इनटू वेलोसिटी अगर मिल रहा है तो यानी मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हैं, एक्यूरेट मोमेंटम आप पता कर सकते हैं। एक्यूरेट मोमेंटम कैन बी फाइंड आउट। एक्यूरेट मोमेंटम कैन बी फाइंड आउट, लेकिन इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, बट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वाज ऑब्जर्व, ये डेल्टा एक्स है, ऑब्जर्व। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑब्जर्व होगा भाई। जैसे देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डेल्टा एक्स, ये चेंज इन पोजीशन की बात हो रही है, डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई, ये वैल्यू है h अपान 4 पाई। और आप जानते हैं मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी और मास इनटू डेल्टा v, ये फार्मूला हो सकता है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो इसके आधार पे क्या बता सकते हैं, ये भी फार्मूला यूज होता है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपान 4 पाई m, एक फार्मूला नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये दोनों फार्मूले जो है नॉर्मली आप जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज करते हैं और ज़्यादातर ये छोटे क्वेश्चन में ही पुटअप होता है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। अब अगर इसको ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है ये खुद भी बता रहा है कि H/4 मिनिमम प्रोडक्ट है, न तो इससे कम हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है, यानी इससे बराबर हो सकता है और इससे ज़्यादा हो सकता है, यानी ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। अरे भाई H प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो गई, 4 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ये वैल्यू फिक्स हो गई। इस वैल्यू से ये ज़्यादा हो सकता है या इस वैल्यू के बराबर हो सकता है, इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता है। अगर इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता है तो हम लोग इसको कह सकते हैं इस तरह से, देखिए जैसे आपने कहा डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 4 ये वैल्यू ले रहे हैं। अब ये वैल्यू जो हो गई ये क्या हो गई आपकी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो आप इस तरह से कह सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। अब दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p। अब ये सीधा सीधा आपका एक रिलेशन आ रहा है कि अगर आप मोमेंटम को पता कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम सीधे सीधे आप इसको रिलेशन में भी दिखा सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घट रही है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये डिक्रीज का साइन हमने डाउनवर्ड दिखाया है या अपवर्ड दिखाया है, तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी को वाइस वर्सा कर दीजिए तो आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट फिक्स है। जब इतनी वैल्यू होगी और जब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए तो ऑटोमेटिक है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये बट नेचुरल है। हम इसमें कहते क्या है, आपने सुना होगा डेल्टा x यहाँ पे है क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा v जो है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, साइड में लिख रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और आपका जो m है वो मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी ये तो वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ले रहे हैं, बाकी सब नॉन कांस्टेंट की वैल्यू है, आप जानते भी हैं। ये सभी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे जो यूज़ हुई हैं वो ये चीज़ें, इसको हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि चाहे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलोंग द सेम एक्सिस ही मेज़र करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको x एक्सिस के अलोंग मेज़र करें, इसको y एक्सिस के अलोंग मेज़र करें। अगर इसको x एक्सिस के अलोंग मेज़र करेंगे तो इसको भी x एक्सिस के अलोंग ही मेज़र करेंगे। ठीक है भाई, ये कंडीशन है इसकी। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं नॉर्मली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़रूरी है उस पर लाइट पड़े, उस पर लाइट पड़े। अगर हमने मान लिया, अभी सपोज करिए बोर्स थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अगर रिवॉल्व कर रहा है तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली आप नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको कम से कम हाई मैग्नीफिकेशन टूल्स होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही हम बात कर लेते हैं,
तो हमने एक मान लिया ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिनकी सहायता से आप देख रहे हैं। तो इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पे लाइट को स्ट्राइक करना पड़ेगा। एच न्यू लाइट, मतलब एच न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक किया। तो हम अभी इलेक्ट्रॉन से पहले, अब इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं, हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास है अपना, जिसका कुछ ना कुछ मास, जैसे एक बॉल ले लिया, उस बॉल को ऐसे रख दिया, लाइट उस पर पड़ रही है, लाइट पड़ने की वजह से उसका डिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा, क्योंकि लाइट की जो एनर्जी है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती है। लेकिन अगर यहीं पे हैवी मास का पार्टिकल हो, हैवी मास का पार्टिकल मतलब मोर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी मास हो, हमने एक बॉल ले लिया, एक स्टोन ले लिया, एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया, तो आप अगर उस पर लाइट की एनर्जी स्ट्राइक करेंगे, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देखेंगे इसकी न पोजीशन चेंज हुई न कुछ भी, तो आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी मोमेंटम और इसकी वेलोसिटी आप एक साथ, और इसकी पोजीशन एक साथ आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग ऑब्जर्व करें, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमने आपसे कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और अगर जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगा ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन एनर्जी करेगा, और ये इसका नॉर्मल पाथ है जिस पे ये मोशन कर रहा है, नॉर्मल पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है। एनर्जी गेन करने के बाद आपको मालूम है एनर्जी अगर क्वांटाइज्ड होगी तो वो एक सेल को छोड़कर दूसरे सेल की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी डायरेक्शन उसका जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो ये पाथ को एक्वायर करेगा ये न्यू पाथ को एक्वायर कर लेगा, न्यू पाथ को एक्वायर कर लेगा। अब हमें मालूम है जैसे कि आप इतनी स्पीड से यहाँ से जो है निकल रहे हैं अपने घर से और अपने कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, अगर आपकी स्पीड मालूम है तो हम ये पता कर सकते हैं कि 10 मिनट के बाद आप कहाँ पहुँचे होंगे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है भाई, ये पता कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ था, अगर इसकी स्पीड मालूम है, इसकी वेलोसिटी मालूम है, तो अगर इसको सॉरी, अगर वो वेलोसिटी के साथ ये मूवमेंट इसी सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो एक लिमिटेड टाइम के बाद आप ये बता सकते हैं उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन जैसे ही एच न्यू लाइट इस पर स्ट्राइक करी, उस एनर्जी को इसने गेन किया, और गेन करने के बाद अपने नॉर्मल पाथ को छोड़ करके जब वो न्यू पाथ को एक्वायर कर लेगा तो हम उसकी पोजीशन के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ इन्होंने बताया हाइजेनबर्ग जी ने कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती हैं। और इसी को लेकर के इन्होंने एक सिग्निफिकेंस दिया, एक बॉल का और एक जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का, दोनों का एक साथ एग्जाम्पल लेकर के और दोनों के मास को कंपैरिजन करके बताया कि कौन से मेजरेबल वैल्यू है और कौन सी मेजरेबल वैल्यू नहीं है। तो आइए उसी को देखते हैं और उसी की सहायता से आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों साथ लिखते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो। एक बॉडी कोई भी लेते हैं, बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम कर लीजिए, ये भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको 1 मिलीग्राम को हम लोग जो है किलोग्राम में अगर बदल रहे हैं 10⁻⁶ किलोग्राम। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, ठीक है भाई। और जो इसका जो प्रोडक्ट होगा आप देखिए, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपान डेल्टा v कर लीजिए यहाँ पे, m इंटू डेल्टा h अपान 4 पाई। ये अब आपको h मालूम ही है, h की वैल्यू लेंगे 6.626 × 10⁻34 अपान 4 है ही है,
3.14 हो गया इंटू 10⁻⁻6। ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का प्रोडक्ट देखिए कितना आ रहा है। अगर आप सॉल्व करिए तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा लगभग कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं भाई, 10 पावर, हम इसी को डायरेक्ट ले रहे हैं क्योंकि ये तो 0.5 लगभग हो जाएगा। ठीक है भाई, 10⁻⁻28 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसको देखिए, दोनों ले लें तो उसी से आइडिया हो। इसको देखिए, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे इंटू डेल्टा वी, एच की वैल्यू को रख दे कितना भाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और ये आ जा रहा है आपका कितना 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये आ रहा है। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू, अगर लगभग आप देखिए लगभग 10⁻⁻4 आ रहा है, 10⁻⁻4 आ रहा है। अब आप देखिए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर कर लीजिए। इनका जो प्रोडक्ट है, इनका डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है ये -28 आ रहा है। ये इतनी मिनिमम वैल्यू है जिसका अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू, इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आप मान लीजिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मान लीजिए 10⁻⁻8 है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी 10 पावर देखिए प्रोडक्ट हैव वेरी लो वैल्यू। प्रोडक्ट किसका है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी हैव वेरी लो वैल्यू, हैंस इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि कोई भी इस समय टूल्स हम लोग के पास ऐसा नहीं जिससे हम लोग इस क्वांटिटी को मेज़र कर सके। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 10⁻⁻28 मेज़र करना पड़े तो कोई भी आपके पास टूल्स ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसकी सहायता से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखिए दिस वैल्यू इज क्वाइट लार्ज, and hence cannot be neglected, जैसे हम ले रहे हैं इसमें देखिए, सपोज करिए इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर मान लेते हैं 10⁻⁻8, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपान कितना हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर, कितना आ जाएगा 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपका बता रहा है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगा। अब आप देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में ये, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, यही आएगा 10⁻⁻4 आएगा यहाँ पे वैल्यू। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं अगर एक की अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट किया, दूसरे की अनसर्टेनिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए, सपोज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी v मास और मोमेंटम known accurately यानी मास, वेलोसिटी और मोमेंटम ये इसकी वैल्यू नोन है आपको, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब ये एक्यूरेट मालूम है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। और जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो आप इसको देखिए, डेल्टा एक्स अभी लिया था ना, वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। अगर आप इसी को रखेंगे डेल्टा एक्स एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा पी, अब अगर इसको डेल्टा पी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? एच अपान 4 पाई इंटू ज़ीरो। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो से जीरो पूरा हो जाएगा, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यानी उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। जो अनसर्टेनिटी आप ऑब्जर्व करेंगे, एरर पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। हमने क्या कहा? कोई एक पार्टिकल आप ले लीजिए जिसकी वेलोसिटी, जिसका मास, जिसका मोमेंटम आप एक्यूरेटली नोन है, तो जब मोमेंटम एक्यूरेट नोन है तो चेंज इन मोमेंटम अपने आप जीरो हो जाएगा, और जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। रीअरेंज करके रख लीजिए, जीरो रख रहे हैं, जीरो से अब इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, डिवाइड कर रहे हैं तो ये अपने आप आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। इसी को वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा में क्या? अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मालूम है, इसी को हम वाइस वर्सा लिख दे रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर हम जो है यहाँ पे कहें डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ये सीधा सीधा जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, एक इसी में टॉपिक दिया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस रोल भी है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वाई इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। आइए इस हेडिंग को देख लेते हैं। तमाम बुक्स में ये मिलेगा नहीं आपको, इसको देखिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार देखिएगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होगा, इसको हम लोग करते हैं। और ये किसकी सहायता से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये किसकी सहायता से करने चल रहे हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको आप ऑब्जर्व करिए। हम लोग जो न्यूक्लियस की साइज कंसीडर कर रहे हैं, वैसे माना जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो जो इसमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी, पोजीशन आएगी, पोजीशन मस्ट बी 10⁻⁻15 ही आना चाहिए, इतना आना चाहिए। लेकिन आइए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है आपकी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है, इसी को ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे देखिए, आपने अभी कहा ना डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं इसकी, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, डेल्टा वी की वैल्यू ले रहे हैं। डेल्टा वी की वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखिए कितना आ रहा है, डेल्टा एच अपान 4 पाई एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, भी नहीं एक्स है, ठीक। अब ये वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। 4 वैल्यू आ गई, 3.14 आ गई, और मास आ गया 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 पावर माइनस 15 दिया गया है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आनी चाहिए, 10 पावर माइनस 15 आना चाहिए। अब आप देखिए डेल्टा वी की वैल्यू आ कितनी रही। डेल्टा वी की वैल्यू सॉल्व करने पे जो आ रही है अप्रॉक्सीमेट 6 इंटू 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान दीजिए इसकी, तो डेल्टा वी की वैल्यू जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रही है, लाइट की वेलोसिटी पे से भी ज़्यादा आ रही है। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो फिर न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी का आर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं चूँकि इसकी वेलोसिटी मोर देन लाइट है, इसलिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना पॉसिबल नहीं होती। सिंस दिस वेलोसिटी is more than this uncertainty in velocity भाई, uncertainty in velocity is more than the velocity of light। लाइट की वेलोसिटी आप जानते ही हैं 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। Hence, electron cannot present in the atomic nucleus। ये चीज़ आपका है, ये चीज़ आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस आधार पे आप जो है इसको सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर हम लोग इसी को सीधे सीधे पढ़ें और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करें तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, और इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत महसूस हो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप इसके बारे में बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है चेंज करके रखा जाएगा। वीडियो को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।